नमस्कार मित्रों। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट। भीतर हाथ सहाय दे, बाहर काहे चोट। कबीरा बाहर बाहे चोट। सर्वप्रथम मेरे समस्त गुरुओं को मेरा सादर नमस्कार। गुरु के बिना व्यक्ति कुछ भी नहीं, क्योंकि यह संसार समस्त शिक्षाओं से भरा पड़ा है, मगर गुरु के बिना जो वास्तविक ज्ञान है उसका हो पाना कठिन है। अब अगर किसी से पूछा जाए कि आपका कौन गुरु है, इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि कोई एक व्यक्ति संपूर्ण गुरु नहीं हो सकता। सीखना एक सतत प्रक्रिया है। व्यक्ति जब तक जीता है निरंतर सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। यदि सीखने की प्रक्रिया रुक जाए तो व्यक्ति का विकास रुक जाता है और उसके व्यक्तित्व का विकास वहीं रुक जाता है। वह अपने जीवन में बहुत अधिक उन्नति नहीं कर पाता और स्वाभाविक रूप से गलतियां भी अधिक ही होना शुरू हो जाती हैं। मगर हम यदि यह जान लें कि हमें क्या सीखना है, यदि हमें कहीं से यह ज्ञान हो जाए कि हमें क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या अनुकरण करना है और किसका अनुकरण नहीं करना है, यह केवल विवेक की सहायता से ही संभव है। अर्थात वह ही सच्चा गुरु है जिसके ज्ञान देने से विवेक का तृतीय नेत्र खुल जाए। यूँ तो माता को सर्वप्रथम गुरु माना गया है और ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि गर्भ से जन्म तक व जन्म के बाद भी पालन पोषण के अधिकांश वर्षों में अपने जीवन का अधिकाधिक समय संतान जो है माता के सानिध्य में व्यतीत करती है। इसीलिए माता को प्रथम गुरु माना गया है। माता पिता कोई अधिक भेद नहीं है, वह गुरु इन सबका एक विशेष दर्जा है और वह इसलिए वह केवल सम्मान की बात नहीं, यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात भी है कि इनकी जिम्मेदारी भी बहुत अधिक बढ़ जाती है कि वह बच्चे का, छात्रों का किस प्रकार से ख्याल रखें कि उन्हें वह सारा ज्ञान बिना किसी विशेष प्रयास के बहुत ही सहज भाव में उनको वो ज्ञान प्रदान कर सकें, कि उनको यह ज्ञान हो जाए कि उनको जीवन में कहाँ पर क्या ज्ञान का उपयोग करना है। कई बार मैं देखती हूँ जैसे कि आजकल औपचारिक शिक्षा का बहुत बड़ा बर्डन है, तो उसमें कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि जैसे कि बहुत सारा ज्ञान है और उसमें हम जैसे कि बच्चा मैथ्स का एग्ज़ाम देने गया और वो बहुत सारे फॉर्मूले याद करके चला गया, उसने बहुत ही कम समय में उनको पढ़ा, रट लिया और ऐसे ही जैसे कि और कोई थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अब सहज भाव से उसने उन सवालों का, उन सूत्रों का अभ्यास नहीं किया कि कहाँ पर कौन सा सूत्र प्रयोग होना है। तब एग्ज़ाम में वह एक प्रश्न में दूसरे सूत्र का प्रयोग कर देता है, वह किसी और जहाँ पर उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए वह इसी तरह सारे सवाल गलत कर देता है, क्योंकि सूत्र तो उसे सारे याद थे मगर उसने उनका प्रयोग गलत स्थान पर किया था। अतः जीवन में ऐसे सच्चे गुरु की प्राप्ति हो, इसके लिए हमें प्रतिदिन कम से कम 2 बार भगवान की सच्चे दिल से ज़रूर वंदना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान की कृपा से ही हमें गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से ही हमें विवेक मिलता है। यूँ तो चारों तरफ ज्ञान के भंडार ही उपलब्ध हैं, पुस्तकें अथाह भंडार हैं ज्ञान की,
और इस तरह से ज्ञान की कहीं कोई कमी नहीं है। चलिए, अब मुझे याद आता है, मुझे अपने टीचर्स की याद आती है। जब मैं पढ़ती थी बहुत सारे टीचर्स थे, सभी के प्रति मेरा बहुत अधिक आदर भाव रहा है, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ वह उन्हीं की वजह से हूँ। मैं खुद भी एक टीचर हूँ और मैंने औपचारिक रूप से भी बहुत वर्ष तक शिक्षण कार्य किया है संस्था में, और आज मैं स्वतंत्र रूप से भी शिक्षण कार्य व लेखन कार्य कर रही हूँ। लेकिन गुरु की महत्ता इससे कम नहीं होती, बल्कि बढ़ जाती है, क्योंकि हमने अपने जीवन में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी अगर कुछ कार्य अगर हम ठीक से कर पाए तो उसमें भी हमारे गुरुओं का बहुत अधिक योगदान रहा है। तो अभी हम यहाँ पर छोटे से वीडियो में सभी के बारे में तो व्यक्तिगत रूप से नहीं बात कर पाएंगे, मगर एक टीचर थे हमारे, मैं उनके बारे में ज़रूर कहना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है यह समय की मांग भी है। 6th क्लास से लेकर 12th तक मेरी शिक्षा जो है एक सरकारी स्कूल में हुई, जो कि एक बालिका विद्यालय था, रुक्मणी मोदी महिला इंटर कॉलेज या रुक्मणी मोदी गर्ल्स कॉलेज उसे कह सकते हैं। मोती नगर में ये स्थित है। हम यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करते थे। तो हमारे एक सर थे जो मैथ्स पढ़ाते थे। उन्होंने हमें 8th, 9th और 10th क्लास में मैथ्स पढ़ाया, गणित की शिक्षा दी। हमारे पूरे स्कूल में सिर्फ लेडी टीचर्स ही हुआ करती थी, सारी जो लड़कियां ही पढ़ती थीं और सारी टीचर्स भी लेडी टीचर्स ही, मगर सिर्फ हमारे 2 ही सर थे, जिसमें से एक तो हमारे शारीरिक शिक्षा के सर थे जो फिज़िकल एजुकेशन, और दूसरे सर थे मैथ्स के। हमारे सर का नाम था मांगेलाल धीमान जी, और श्री मांगेलाल धीमान जी एक बहुत ही सुंदर, अच्छे, सुडौल और एक बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी थे। जितने वो देखने में अच्छे थे, सौम्य थे, उतना ही उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा था, लेकिन वह अनुशासन प्रिय भी बहुत थे। अब लड़कियों के स्कूल में पढ़ाना, वह भी किसी जेंट्स टीचर के लिए, यह कोई मजाक बात नहीं है, लेकिन वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके प्रति खुद ब खुद आदर का भाव आ जाता है। आज के टीचर्स के लिए, आज के समाज में हर व्यक्ति के लिए, हर बच्चे के लिए, बड़े के लिए, मैं कहती हूँ ये ऐसे टीचर्स को आदर्श मानना बहुत ही एक अच्छा काम रहेगा। बहुत ही सीरियसली पढ़ाते थे, बहुत ही सिंसियरली पढ़ाते थे। ऐसा नहीं है कि वह हंसी मजाक नहीं करते थे, मगर कभी कभार वो थोड़ा बहुत मजाक भी करते थे, तो इतना सीरियस होकर मजाक करते थे, और बहुत ही कभी भी ओछेपन को उन्होंने अपने आसपास नहीं पटकने दिया। अनुशासन प्रिय बहुत थे, सज़ा भी देते थे, मगर कभी लड़कियों को हाथ नहीं लगाते थे, और उन्होंने अपने विशेष तरीके ढूंढे हुए थे। हाँ, उन्हें ये बहुत पसंद था कि जितना अच्छे से वो पढ़ाते हैं, एक एक सवाल कराते हैं, तो बच्चे भी अपना होमवर्क पूरा का पूरा टाइम से करके लाएं। जब कॉपी चेक होती थी तब भी डांट पड़ती थी, और जब नंबर कम आते थे तब भी डांट पड़ती थी। तो उन्हीं की बदौलत मैं अपने गणित में बहुत अच्छी रही, क्योंकि मुझे गणित का शौक़ भी था और मैं सारे सवाल टाइम से पूरा करती थी। एक बात मुझे जो उनकी बहुत ज़्यादा याद है, हालांकि वो हमें 9th 10th में साइंस भी पढ़ाया करते थे। तो 8th क्लास की बात है कि एक बार एक स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम होता था। अब एग्ज़ाम में मुझे 6 से लेकर 12 तक वैसे स्कॉलरशिप मिलती ही रही। 6 में और 8th में एग्ज़ाम हुआ था, और 10th में जो है बोर्ड के एग्ज़ाम के बेसिस पे स्कॉलरशिप मिली थी। तो 8th क्लास में जब हमारा स्कॉलरशिप का फॉर्म भरवाया गया स्कूल की तरफ से, तब हमें नहीं पता था कि इसमें क्या आना है। वही है कि जो पहली क्लास थी पुरानी, पिछली मान लो 7th क्लास थी, तो उसी का सिलेबस आना था, हमें यही पता था। पर हमारे सर जानते थे कि उसमें पाइथागोरस थ्योरम को भी आना है। उन्होंने हमें एक क्लास का
जबकि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो 9th क्लास के सिलेबस में थी और हम 8th क्लास में थे, तो नेचुरली वो हमें पढ़ाया जाना नहीं था उस साल। तो सर को ये मालूम था कि हमारी गिनती अच्छे स्टूडेंट्स में होती थी, तो सर ने हमें 1-2 दिन एक्स्ट्रा रोका छुट्टी के बाद और अपना एक्स्ट्रा टाइम डिवोट करके स्कूल में ही हमको पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाई। तो हमें ये बात मैं कभी नहीं भूल सकती। स्कॉलरशिप के लिए हमारा सिलेक्शन हुआ और इसके लिए हम हमेशा उनके ऋणी रहेंगे। जो भी अच्छी बातें हमने उनसे सीखी। सबसे बड़ी बात है कि ज्ञान तो वही होता है किताबों से ही आता है और सभी टीचर्स किताबों से पढ़ के ही पढ़ाते हैं। सारा सिलेबस वही होता है जो कि बोर्ड निर्धारित करता है, मगर जो टीचर की मुख्य बात होती है वह होता है उसका व्यक्तित्व। बच्चा जो सीखता है घर में भी अपने पेरेंट्स के व्यक्तित्व से उसके व्यक्तित्व का विकास होता है और स्कूल में टीचर्स के। यह एक मेन जिम्मेदारी बन जाती है, चाहे हम अभिभावक के कुर्सी पर बैठे हों या फिर कि टीचर्स की। हमें अपने व्यक्तित्व के बारे में बहुत अधिक सजग रहना चाहिए। हालांकि हर कोई इंसान जो है वह गलतियों का पुतला होता है, वह बुराइयां भी। इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके व्यक्तित्व में कोई बुराई ना हो। स्वभाव में कुछ ना कुछ बुराइयां अपने आप ही आ जाती हैं। मैं ऐसा मानती हूँ कि जैसे बारिश होती है, बादलों से पानी गिरता है, जब वह बादल में होता है जल वाष्प के रूप में, तो वह बिल्कुल प्योर होता है। रेन वाटर को कहा जाता है रेन वाटर इज़ अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। रेन वाटर जब धरती पे आता है तब अगर हम उसे किसी साफ बर्तन में इकट्ठा कर लें तब भी हम उसे बिल्कुल प्योर वाटर नहीं कह सकते। क्यों? कहाँ से आती हैं उसमें इम्प्योरिटीज़, कहाँ से गंदगी मिलकर वह उसे गंदा कर देती है। यह जो वायुमंडल है जहाँ से होकर वह आता है, वहाँ से उस जल में दोष आ जाते हैं। और आपने देखा होगा जो शुरू की बारिश होती है उसमें एकदम से पानी थोड़ा गंदा आएगा, अगर बहुत समय तक बारिश होती रहे तो वह साफ पानी आने लगता है। आप उसे कलेक्ट करके साफ पानी की तरह या डिस्टिल वाटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर वही पानी नीचे गिर जाए फर्श पे, नाल बहकर चला जाए मिट्टी में, नाले में, गंदा हो जाएगा। इसी तरह इंसान भी है। इंसान जब इस धरती पर आता है एक बच्चे के रूप में, तब वह प्योर होता है, भगवान के ही बराबर होता है, क्योंकि वह प्योरिटी से भगवान का ही एक अंश होता है। परम आत्मा और आत्मा कोई दोष नहीं, कोई भेद नहीं होता। लेकिन जब वातावरण में हम जिस संसार में रहते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दोष हमारे स्वभाव में आ ही जाते हैं। तो यही एक मुख्य दायित्व होता है हर इंसान का, चाहे वो किसी भी एज का हो। विशेष रूप से बड़े लोगों का यह दायित्व होता है, क्योंकि उनके ऊपर ये भी जिम्मेदारी होती है कि उनके संरक्षण में बच्चों का पालन पोषण हो रहा होता है। बच्चे एक तरफ औपचारिक शिक्षा ग्रहण करते हैं या दूसरी तरफ अनौपचारिक शिक्षा अपने आप चलती रहती है। तो हमारी बहुत ज़्यादा कोशिश रहती है कि हम बच्चों को बताएं कि वो क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, इस पे हमारा ज़्यादा फोकस रहता है। जबकि इसका उल्टा होना चाहिए कि जो स्वभावगत दोष हैं हमको ये पता होना चाहिए कि बच्चा हमारे संपर्क में ज़्यादा समय रहता है या हमसे प्रभावित होता है, तो हमें अपने स्वभाव की गलतियों को सुधार लेना चाहिए। कभी कभी गलती हो भी जाए तो मैं समझती हूँ बच्चे के सामने माफ़ी मांगने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। बच्चा झूठ बोलना, बच्चा सच बोलना, यह भी हमसे ही सीखता है। बच्चा माफ़ी मांगना या माफ़ी ना मांगना, यह भी बड़ों से ही सीखता है। गुरु, माता पिता इसमें मुख्य होते हैं। हालांकि वह कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी और जगह से भी कुछ बातें सीख लेता है, मगर वह जीवन भर स्थायी नहीं होती। जो स्थायी गुण उसके स्वभाव का हिस्सा बनते हैं, चाहे वह गुण है या अवगुण है, उन पर ज़्यादातर प्रभाव माता पिता व टीचर्स का ही होता है। इसलिए शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं सभी माता पिता व शिक्षकों का एक विशेष रूप से आह्वान करती हूँ कि हम सभी इस बात पर गौर करें कि हमें यदि अच्छे माता पिता, सफल अभिभावक व सफल शिक्षक बनना है तो हमें निरंतरता से अपने व्यक्तित्व का भी अवलोकन करना होगा। वह अगर हमारा ध्यान जाता है कि
हमारे भीतर ये वाले दोष हैं, तो हमें उन्हें धीरे धीरे अलग करना होगा। तभी हमारे अपने कर्तव्य निभाने की जो क्षमता हमें विकसित हो पाएगी। नमस्कार, आपका बहुत